नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 18 में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम दो पार्ट में हर थ्योरम को करेंगे। एक पार्ट में मैं उसका एक्सप्लेनेशन मतलब सार बताऊंगा कि थ्योरम क्या है, क्या कहना चाहती है, किस बारे में है और इससे आपको कैसे कैसे इसे समझना है और कैसे कैसे इसका मैथमेटिकल प्रूफ बनाना है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया 18, लेक्चर 18 कर चुके। अब लेक्चर 19 के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे प्रूफ कैसे लिखा जाए। तो पहले समझिएगा कि प्रूफ कैसे लिखा जाएगा, मैथमेटिकली फॉर्म देखिएगा कैसे हम लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हिस्सा प्रूफ। अच्छा, इस थ्योरम का अगर एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर नंबर 18 देख ले, क्योंकि 19वां लेक्चर सेकंड लेक्चर है, ये 18 लेक्चर पहला लेक्चर है इस फिल्म में का। तो पहले आपको 18वां लेक्चर समझना होगा, तब जाके आपको 19वां लेक्चर समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर आप 19वां लेक्चर देख रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिएगा, पहले 18वां लेक्चर देखिएगा ताकि आप ये समझ जाएं कि किस किस बारे में ये बात हो रही है। ठीक है ना? तो फिर से याद दिला दूं, 18वां लेक्चर प्लीज पहले देखें। देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा हो तो पहले देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो लाइन थी कि ये तत्समकी वलय है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मानना कि हमारे पास एक तत्समकी वलय है, माना आर एक तत्समकी वलय है। तत्समकी वलय वो होती है जिसके पास तत्समक अवयव होता है। तो तत्समक अवयव का नाम लिख दीजिए तथा वन इसका तत्समक है। जब आप खाली तत्समक लिखते हैं तो वो गुणन तत्समक का मतलब होता है, क्योंकि योज्य तत्समक तो होता ही है। जो वन है, ये वन है ना, याद रखिएगा ये वन है, यहाँ पे वन जो है इसका तत्समक है, ये इसका तत्समक हो गया। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे समझा भी सकते हो कि तत्समक का मतलब क्या होता है। अर्थात प्रत्येक ए जो कि आर में हो, वलय में हो, के लिए वन बिलोंग्स टू आर होगा कि A1 बराबर ए। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो समझाने का मतलब है कि कोई भी एक लाइन लिख लीजिए। मैं तो आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दो बार समझा रहा हूँ इस बात को। एक लाइन को मैं दो बार लिख रहा हूँ। ये ऊपर वाली लाइन को मैं लिखा है। जब आप बोल रहे हो तत्समक है तो बात वही है कि तत्समक है, इसका मतलब है कि वलय के किसी भी अवयव से जब वो संक्रिया करेगा तो वापस वो ए ही बना देगा, कोई बदलाव नहीं करेगा। गुणन संक्रिया की बात हो रही है, तो ये तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है कि एककों का समुच्चय। चलिए एक एककों का समुच्चय बनाते हैं, एक समुच्चय बना लेते हैं। माना समुच्चय ए वलय आर के एककों का। अब देखिए फिर वही बात है, मुझे ज्यादा हिंदी लिखने में या शब्द लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं यार। शब्दों का आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए ना। शब्द अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो फिर वो मैथ्स का असर खत्म हो जाता है ना। तो कम से कम शब्द लिखना ही ज्यादा बेहतर हो। तो इसे हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे इस बात को, कैसे लिखेंगे। तो पहली लाइन क्या लिखा हुआ है कि ए जो है वो समुच्चय है, तो ए एक समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है किसका? वलय आर के अवयवों का। तो यहाँ से हम अवयव लेंगे, किसके अवयव लेंगे? वलय आर के लेंगे। लेकिन क्या वलय आर के सारे अवयव ले लेंगे? नहीं भाई, सारे नहीं लेंगे। कौन से लेंगे? जो एकक होंगे। एकक किसे कहते हैं वो लिख दीजिए। हम आर के वही अवयव लेंगे, आर के यानी वलय है उसके वो अवयव लेंगे जिनके लिए सच ए बी, आर के पास जिनके लिए एक और एलिमेंट, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, एक और एलिमेंट बी होना चाहिए आर के पास, इस प्रकार हो कि ए बी बराबर 1 और बी ए बराबर 1। ये लीजिए, ये लिखने का तरीका हो गया। देखिए बेहतर तरीका है। मैथमेटिक्स जितनी आप लिखेंगे उतने स्कोरिंग भी होते हैं, उतना गहरा आपको मैथमेटिक्स से प्रेम भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि देखो कितने बढ़िया तरीके से आपने लिखा है। क्या कहना चाहते थे? ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में क्या अंतर है? एक ही बात है, ये शब्दों में लिखी हुई है, ये मैथ में लिखी है। क्या कह रहे हो? ए एक समुच्चय, क्या समुच्चय का चिन्ह नहीं है? तो समुच्चय हो गया। बोलने जो थोड़ी समुच्चय, चिन्ह लगा दिया तो भी ये तो प्रत्येक समुच्चय का ही है। एक समुच्चय है किसका? ए का। ए कौन है? आर के अवयव है, तो यानी आर के अवयवों का समुच्चय है। लेकिन आर के क्या सारे अवयव लेने हैं? नहीं। उसके लिए आगे कंडीशन लगाइए, जिसके लिए ये कंडीशन और पूरी करनी होगी। आर के वही अवयव ए के पास जाएंगे जो ये शर्त पूरी करेंगे। शर्त क्या है? कि उनके लिए कोई ना कोई और अवयव, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, एक और अवयव भी मिलना चाहिए। सच ए बी मतलब ऐसा और एक अवयव भी मिलना चाहिए, आर में ही मिलना चाहिए, जो ए बी के साथ संख्या करके 1 बनाता हो। अगर बना लेता है तो ए को डालते जाइए। तो आप 1 बाय 1 क्या करेंगे? पहले आप आर में जाएंगे, जो आर होगा उसमें जाएंगे, उसमें जाके ये पहला अवयव लेंगे, उसके लिए बी देखेंगे मिल गया, और ए बी बराबर 1 बना रहे हैं तो एक ये जो अवयव है कहाँ पहुंच जाएगा? ए में पहुंच जाएगा।
समझ गए, नहीं पूरा करेगा तो नहीं पहुंचेगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए ये समुच्चय लिखने का तरीका हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है उस पर आ जाते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए है, अब उस लाइन को और लिख देते हैं कि सिद्ध करना है, यहाँ में दिखाना है, सिद्ध करना है कि जो समुच्चय है, समुच्चय ए, ये जो समुच्चय ए है ये गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें लाना है। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, संवर्त, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज के ऊपर प्रूफ करने पे ले चलता हूँ। पहले मैं प्रूफ करूंगा संवर्त। फर्स्ट ऑफ ऑल संवर्त, संवर्त में हमें क्या प्रूफ करना होगा, देखिए क्या प्रूफ करना होगा। संवर्त में क्या प्रूफ करते हैं आप, ये आपकी वलय है आर, ठीक है, वलय के ही जिन अवयवों के एकक विद्यमान है, जिन अवयवों के एकक विद्यमान है उनको आपने ले लिया। मान लीजिए ये वो अवयव है जिनके एकक विद्यमान है, उन्हें यहाँ रख लिया ए में आपने वो अवयव लिख लिए जिनके एकक विद्यमान है। तो जिनके एकक विद्यमान नहीं है वो बाहर रह गए, जिनके एकक विद्यमान नहीं है वो बाहर रह गए। ये रह गया, ये रह गया। अब ए के पास तो वही आएगा जिसका एकक, जो एकक होगा, है ना, ए के पास, ए के जो अंदर है, अंदर वही अवयव आएंगे, है ना, जो एकक है। एकक है मतलब उनका जोड़ा उनके पास है। और याद हो तो एक बात मैंने और भी बताई थी कल कि एक जो होता है वो एकक है, क्योंकि एक का जोड़ा एक ही होता है। एक इंटू एक बराबर एक होता है, क्योंकि हमारी परिभाषा ये कहती है, हमारी परिभाषा ये कहती है ए इंटू वन। ए चाहे वलय का कोई भी अवयव है वो वन से गुणा करेगा तो वो ए बनाएगा, और ए अगर वन भी हो गया तो भी वन इंटू वन वन ही बनाएगा, तो वन एकक अवयव है। इसलिए तो देख लीजिएगा पुराना वीडियो, समझ में आ जाएगा। एक जो है वो एकक अवयव है तो एक यहाँ होगा, ठीक है। इस बात से ये बात क्लियर भी हो गई। यहाँ एक बात भी लिख देते हैं स्पष्ट, ऊपर आप ये ऊपर लिखनी चाहिए आपको कि भाई कहीं ये डाउट नहीं हो जाए कि आर खाली है, ये लग स्पष्ट है। यहाँ एक लाइन डाल देते हैं जो हम भूल गए थे, स्पष्ट है एक जो है वो ए में होगा। क्यों होगा, कारण और बता देते हैं, क्योंकि वन इंटू वन बराबर वन होता है, चाहे आप आगे पीछे करके कुछ भी कर लीजिए। इसका मतलब है ए जो है वो एकक है। क्यों, क्योंकि एक का जोड़ा एक ही है जो आपस में गुणा करके वन बना रहे हैं। तो जिसके पास भी जोड़ा होगा, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, जो आपस में गुणा करके एक बनाता हो वो एकक अवयव कहलाता है। तो देखिए एक क्या एकक हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि एक एक से ही गुणा करके एक बना रहे हैं। तो एक बना रहे हैं ना, एक बना रहे हैं ना, और उसके लिए जो अवयव मिल रहा है उसके पास है या नहीं है ना, तो चाहे वो खुद ही क्यों ना बन रहा है, इसका मतलब एक के पास है, जिससे ये कन्फर्म हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए समुच्चय है वो खाली नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 5। ए खाली नहीं होगा, ए के पास चाहे कोई और एलिमेंट हो ना हो, एट लास्ट एक एलिमेंट तो पक्का हो ही गया। इसलिए ये लाइन मैं भूल गया था, इसको मैंने अब दुरुस्त कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवर्त में मुझे क्या दिखाना होगा, संवर्त में मुझे दिखाना होगा कि अगर मैं यहाँ से कोई ए लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई बी लेता हूँ, है ना, यदि क्या दिखाना होगा वो लाइन लिख लेते हैं, यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर है तो दर्शाना होगा, तो दर्शाना होगा कि ए बी भी आर में आएगा। ए और बी की जो संक्रिया करके जो भी आएगा वो आर में आएगा, ठीक है ना, आर ए में आएगा। वो देखो भाई गलती कर रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिख दिया, बात एक ही चल रही है, नाम लिख रहे हैं आर का। अगर ए और बी ए में है तो ए बी कहाँ होना चाहिए, ए में होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कैसे इस बात को प्रूफ करें, कैसे इस बात को लाएं, यही हमारा सार है। इस बात को कैसे लेके आए, देखिए बड़ा जबरदस्त तरीका लाने का। ए यहाँ है और ए में जो भी एलिमेंट है, ए में जो भी एलिमेंट है, ए में सिर्फ वही एलिमेंट है जो एकक है। ये एकक है तो इसका मतलब इन एलिमेंटों में से ही कोई एलिमेंट इसका जोड़ा भी होगा। सपोज को नाम दे देते हैं, यहाँ लाइन लिख दीजिए, क्योंकि ए और बी ए में है इसलिए ए तथा बी एकक है, क्योंकि ए में तो वही अवयव है ना जो एकक है। एकक अवयव की परिभाषा अनुसार जो एकक की परिभाषा है वो क्या कहती है कि इसी समुच्चय के पास दो जोड़े भी होंगे, एक ए का जोड़ा होगा और एक बी का जोड़ा होगा, नाम दे देते हैं डी। तो सच सी एंड डी ए में होंगे, सच दैट मतलब इस प्रकार होंगे कि ए जो है, ये जो है वो ए और सी मिलकर वन बनाएंगे, नंबर वन, और बी और डी जो है वो वन बनाएंगे।
अब देख लीजिए, मैंने कोई गलत बात कही है, मैंने कुछ गलत कहा, मैंने कुछ गलत लिखा, देख लीजिए। ए कौन है, याद कीजिए ए कौन है। आपकी परिभाषा ही कहती है कि ए जो है वो एककों का समुच्चय। एककों का मतलब इसके अंदर जो भी है वो एकक है, और जो भी एकक है तो एकक की परिभाषा ये कहती है कि एकक वही होता है जिसका जोड़ा होता है। इसका मतलब ए का जोड़ा है, कौन है नहीं पता इसलिए सी मान लिया, होगा तो सही, वरना एकक कैसे हुआ, जोड़ा नहीं हुआ तो ए एकक कैसे हुआ, जोड़ा है तो नाम रख लिया सी। बी बी ए में है, बी बी ए में तो बी का भी कोई जोड़ा होगा, नाम रख लिया डी। और जोड़े होने का मतलब क्या है, क्या मतलब है जोड़ा, किसे कह रहे हो जोड़ा, जोड़े का मतलब है जो आपस में संक्रिया करके एक बनाएंगे, तो ए सी बराबर एक, सी ए बराबर एक, बी डी डी बी बराबर एक। ठीक है, पकड़ो लाइन को, लाइन में ढूंढ ढूंढ के पकड़ते हैं, ये तो मैथ्स का मजा है। फंसा फंसा के मान, जो कह दिया उस बात को चुन चुन के निकालते हैं। बंदा गलत नहीं कह सकते, एक क्यों कहा भाई तुमने, कहा ना एक है तो सी होना पड़ेगा, वरना एक क्यों कह रहे हैं, फंस गया ना। अरे फंसा फंसा के तो मारते हैं, ये तो मैथ्स की खासियत है। कहा एक मतलब शब्द वापस ले, वरना तो एक शब्द वापस लेकर एक कह रहा है तो ए के लिए सी होगा और बी के लिए डी होगा, और ऐसे होंगे कि ए सी सी एक, बी डी डी बी एक होना पड़ेगा। आ गया, चलिए यहाँ तो मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं है, तो चलते हैं आगे, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है कि मैं यहाँ क्या करने वाला, यहाँ देखिए मैं इस लाइन में क्या करने। अब यहाँ पहले एक चीज देख लीजिए, ए बी सी डी सब ए में है ना, सब ए में। मैं एक संक्रिया करवाने वाला हूँ ए बी की संक्रिया करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, डी सी के साथ। ऑब्वियसली बात है, चारों अवयव ए के, मैं दिखाऊंगा कि क्या बनेगा। तो ए बी के डी सी के साथ संक्रिया करवा दी, ठीक है, सही। ए बी और डी को साथ में रख लिया, सी को बाद। अब आपको कि सर ये आपने क्या कर दिया, तो भाई एक बार वापस आ जाओ, देख लो आर को देखो, सिर्फ आर को देखो, ये व्हाइट वाला जो गोला है ये आर का है, आर के अंदर ए आ रहा है, आर का भी हुआ, आर के जो ए के अंदर आएगा वो आर के अंदर तो आएगा ही आएगा। तो आर के अंदर ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, तो सब आर के अवयव हुए नहीं। अगर सारे अवयव आर के हैं तो संक्रिया करके भी आर में ही कुछ होगा, बाहर तो नहीं निकलेंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो डरो मत कि हमने जो कुछ किया है वो गलत नहीं किया, आर में ही चल रहे हैं, आर से बाहर नहीं जा रहे। अच्छा, फिर आपको ये ब्रैकेट बदल के आपने यहाँ क्यों लगा दिया, तो फिर से वापस आते हैं। आर कौन है भाई, आर वलय है, वलय में संवर्त होने की शर्त है, जोड़ के लिए भी और गुणा के लिए भी, साचर्य होने की शर्त है, जोड़ के लिए भी और गुणा के लिए भी। तो ये देखिए ये सब गुणा में है नहीं है, और गुणा में वलय में साचर्यता होती नहीं होती, होती है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैंने ऐसे लिखा, कारण लिख देता हूँ, क्योंकि गुणन साचर्यता है, इसलिए अगर मैंने ऐसे लिखा है तो मैंने गलत नहीं लिखा, नियमों को नहीं तोड़ रहा हूँ मैं, नियमों को तोड़ते तो भाई फांसी हो जाए, नियम नहीं तोड़ सकता मैं। तो अब आ जाइए, बीडी का मान कितना है, समीकरण 2 मुझे बीडी का मान दे दिया, देखो समीकरण 2 के अनुसार बीडी का जो मान है वो 1, ये लीजिए बीडी का मान इतना है, बीडी का मान रख दिया 1, तो ये रहा ए, ये रहा 1, ये रहा सी। अब हम ये काम करते दोबारा साचर्यता लगा के ए और 1 को साथ में रख लेते हैं, सी को पीछे लिख लेते हैं, फिर वही गुणन साचर्यता का इस्तेमाल किया है, गुणन साचर्यता का इस्तेमाल किया है। 1 कौन है, गुणन तत्समक है, गुणन तत्समक वो होता है जो जैसे वो जैसा रख देता है, तो ए का यही रह गया। अब ए सी पर आइए और देखिए ए सी कितना है, 1, इक्वेशन 1 के अनुसार, समीकरण नंबर 1 से 1 से, समीकरण 1 के अनुसार ए सी कितना हुआ, 1 हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अभी चल रहे हैं, देखिए धीरे धीरे नतीजे पे पहुंचेंगे, नतीजे पे पहुंचेंगे, हम होंगे कामयाब। ये लीजिए, ये अब तक हमारे पास आ गया है, इक्वेशन नाम ले लो 3 का, ठीक है। ए बी और डी सी ने संक्रिया करके क्या बनाया, 1 बनाया, ठीक है। उल्टा करते हैं, उल्टा कैसे, डी सी को आगे लिखता हूँ, ए बी को पीछे लिखता हूँ, डी सी आगे। अब यही प्रकार, इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूँ, डी सी को आगे रखा, बी को पीछे रखा, सी और ए को साचर्यता से साथ साथ मिलते, बी को पीछे लिख दिया। सी ए का मान जो है वो मैं यहाँ से उठा लूंगा, सी ए का मान इक्वेशन 1 में जाऊंगा, और सी ए मुझे कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो इक्वेशन 1 से ये देखिए सी ए का मान, पहली बात तो गुणन साचर्यता लगाइए, देख लेना भाई, गुणन साचर्यता से ये लिखा है, तो ये 1 हो गया, ये बी, फिर डी और 1 को साथ में रख लिया और बी को बाद में रख लिया, बाद में गुणन साचर्यता फिर लगा दी। 1 तो तत्समक है,
तत्व किसी में कोई फर्क नहीं डालता तो डीबी हो गया। और डीबी का मान जो है वो इक्वेशन 2 के अनुसार कितना हो गया, डीबी 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 1 है, ये 1 होगी कारण 2 का इस्तेमाल किया। देखिए हो गया काम आपका। इसका मतलब अब एक समीकरण और बन गई है आपके पास, वो कहती है, अब एक उत्सुकता जाग रही होगी कि हमने ये किया क्यों, ये जो चीजें की है ये पागलपन क्यों किया, क्या मिला, पकड़ो भाई, मिला तभी तो कुछ किया, वरना करते क्यों। ए बी ने डीसी से संक्रिया की 1 बनाया, डीसी ने ए बी से संक्रिया की 1 बनाया। सुनो बात को भाई सुनो, ए बी ने डीसी से संक्रिया की 1 बनाया, डीसी ने ए बी से संक्रिया की 1 बनाया। दोनों को मिला के लिखूं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 और दोनों को मिलाने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि ए बी जो है वो डीसी से जब संक्रिया करता है या फिर डीसी जब ए बी से संक्रिया करता है तो 1 बनाता है। तो एक बार चित्र में आता हूँ, पहले मैं समझता हूँ, आपको यहाँ समझाता हूँ, बड़ी जबरदस्त चीज बनाएगी कि ये ए है ये बी है। अब ए और बी संक्रिया करेंगे तो ए में आएंगे नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो ये यही हमारा सवाल है कि ए बी जो है वापस ए में आएगा नहीं आएगा। तो ए बी ए में आए ना आए, आर में तो आएगा, क्योंकि आर तो वलय है और वलय में पूर्णांक संवर्त होता है। आर तो वलय है, वलय तो पूर्णांक संवर्त होता है, तो वलय में तो आएगा, चाहे वो यहाँ आए और चाहे वो यहाँ। अब इतना नहीं पता हमें, हमारा जो कंफ्यूजन है वो ये है कि क्या ये बाहर आएगा, ए बी जो है क्या ये बाहर आएगा या ए बी क्या अंदर आएगा, बस ये हमारी कंफ्यूजन है कि भाई ए बी अंदर आएगा कि बाहर आएगा। आए आर में तो आएगा, आर में तो आएगा, लेकिन बस ये कंफ्यूजन है कि ए में आएगा कि ए से बाहर आएगा, है ना। अब अच्छा सोचो, ए बी जो है वो ए के अंदर कब आएगा, जब वो ए की शर्त पूरी करेगा। ए में क्या शर्त है, ए में वही अवयव आता है जिसका जोड़ा हो, जिसका जोड़ा हो, जोड़ा मतलब जो किसी दूसरे अवयव से, आर के किसी दूसरे अवयव से संक्रिया करके 1 बनाए वो यहाँ आएगा। तो देखो भाई, ये देखो सेम यही बात, ये सी और डी जो है उनके साथ भी यही कंफ्यूजन है कि सी डी बाहर आएगा कि अंदर आएगा। सी और डी तो ए में है, लेकिन संक्रिया करने के बाद ये बाहर आएगा कि अंदर आएगा, क्योंकि आर के अवयव आर से तो बाहर जा ही नहीं सकते, तो आर के अंदर आएगा, लेकिन आर के अंदर तो आएगा। आर में तो ये भी आर में है, ये भी आर में है, लेकिन एक की जो परिधि है उसके अंदर होगा या बाहर होगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो ए के अंदर कौन चला जाता है, कौन एलिमेंट होता है, आर का कौन सा एलिमेंट होता है जिसे अंदर जाने की परमिशन है, बताइए। ये एलिमेंट अंदर क्यों नहीं गया और ये अंदर क्यों गया, जिसके पास जोड़ा है वो अंदर चला गया, जिसके पास जोड़ा नहीं है वो बाहर रह गया। तो अब अगर ए बी के पास अपना जोड़ा है, कौन जोड़े का मतलब जो संक्रिया करके एक बनाते हैं, वो ए के अंदर होंगे, वो नहीं होंगे। अब ये देखो पकड़ो, यहाँ पे ए बी ने डीसी से संक्रिया की, क्या बनाया, 1 बनाया। इसका मतलब ए बी जो है वो एकक अवयव है, ए बी एकक अवयव है। ए बी का जोड़ा किसके साथ है, डीसी के साथ, तो इसका मतलब डीसी भी क्या है, एकक अवयव है। ए बी भी एकक अवयव है और डीसी भी एकक अवयव है। और जो एकक अवयव है यहाँ जिससे स्पष्ट होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ए बी एकक अवयव है, और एकक अवयव है तो हर एकक अवयव को हमने कहाँ लिखा है, ए में। तो ए बी कहाँ पहुंच गया, ए में, क्योंकि देखो परिभाषा क्या है, आपने ए समुच्चय कौन है, समुच्चय ए कौन है, समुच्चय ए वो जो है जो आर के सभी एककों का समुच्चय है, जो भी आर में एकक है, जिसके भी जोड़े हैं जो जोड़ा बना के बैठा है वो सारे ए के पास पहुंचे। आर के वो सारे अवयव जिसके पास जोड़ा है वो ए के पास है। तो देखो ए बी का जोड़ा हुआ नहीं हुआ, ए बी का जोड़ा है, ए बी आर में है, पहली बात तो ये, क्यों ए और बी आर में, ए और बी आर में तो ए बी भी आर में आएगा। अरे ए बी भी आर में आएगा तो ए बी को बस इतना दिखाना है कि मेरा जोड़ा है, तो उसने दिखा दिया कि देखो डीसी रहा, डीसी के साथ जब मेरी संक्रिया कराओगे तो 1 आएगा, इसका मतलब मेरा जोड़ा है। तो ए बी का जोड़ा है तो ये एकक है तो ए पहुंच गया। ये सिद्ध करना चाहता है ए समवर्त है हमारा काम, इसलिए ये जो समुच्चय है और ये जो संक्रिया है ये समवर्त है। हो गया काम। चल लीजिए अगली शर्त पे आ जाते हैं। नंबर 1 शर्त हो चुकी है, नंबर 2 पे आ जाते हैं। साचर्यता प्रत्येक ए बी सी जो ए से लिया जाए उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि जो भी हम ए बी सी ए से लेंगे उसके लिए जब हम ए की बी से गुणा कराएंगे फिर सी से गुणा कराएंगे तो ये बराबर होगा बी सी के गुणा करा के ए के साथ कराएंगे, है ना। अब ये दिखाना है कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो कैसे दिखाएंगे इस बात को, देखो भाई इस बात को कैसे प्रूव करेंगे।
स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि अगर ए बी सी ए के एलिमेंट है तो ए के एलिमेंट है तो वो आर के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। देखो चित्र में आ जाओ, जो भी ए इस पीले वाले गोले में आएगा वो व्हाइट वाले गोले में आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि ए आर सी तो बने, तो जो ए के पास होगा वो आर के पास तो होगा ही होगा, तो ए बी सी आर के पास होगा ही होगा। यहाँ कारण लिख देता हूँ, क्यों होगा, गणितीय रूप का कारण देता हूँ, क्योंकि ए उप समुच्चय है। ए उप समुच्चय है, इस चिन्ह का मतलब है उप समुच्चय, छोटा समुच्चय, सबसेट। ए सबसेट है, मतलब ए जो है वो आर के अंदर है, तो जब ए आर के अंदर है तो जो ए में होगा वो आर में तो होगा ही होगा। पकड़ में आ गई बात? ठीक है। अगर ए बी सी आर में है तो आर के हर अवयव पे तो साचर्यता, गुणन साचर्यता काम करती है ना, क्योंकि आर वलय है, वलय में गुणन साचर्यता होती है, तो गुणन साचर्यता है। हो गई बात। तो कैसे फंसाए, कैसे फंसाए कि पूछा ये था कि भाई तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप मांग ये रहे हैं कि जो आपका जो मानना है वो ये कि जो ए है, ये जो ए है, ए के अंदर ए बी सी है, उनमें अगर मैं ए को बी से गुणा करूं फिर सी से गुणा करूं या बी सी को गुणा करूं फिर ए से गुणा करूं तो ये बराबर होगा। तो भाई ये बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ए में होगा वो आर में भी होगा, और जो ए में होगा वो आर में होगा, तो आर में तो गुणन साचर्यता पहले से ही है। तो जो ए, इसलिए जब आर में गुणन साचर्यता है तो ए में भी गुणन साचर्यता होके रहेगी, क्योंकि ए के पास कोई अलग अवयव थोड़ी बेचारे के पास, ए तो उधार के अवयव लेके फिर रहे हैं, ए तो उधार लेके चल रहा है आर वाले, तो जो आर वाले पे जो बात सही थी वो ए वाले पे सच है, इसलिए फंस गया है। इस वजह से ये हमारी साचर्यता लागू हुई, इसलिए हम कह सकते हैं ये ए संक्रिया और ये समुच्चय साहचर्य। अब आ जाते हैं तीसरी शर्त के ऊपर। तीसरी क्या है? तत्सम की। तत्सम अवयव का कोई दिक्कत ही नहीं है, तत्सम अवयव, क्योंकि एक जो है वो पहले से ही ए में है। ये बात हमने शुरू में लिख दी थी कि देखो एक है वो ए में, ये तो हमारा पहला कारण भी ये था कि हमने बताया था कि ए खाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के पास एक तो आएगा ही आएगा, एक ए के पास इसलिए आएगा क्योंकि वो एक है, इसलिए एक ए के पास है, जो कि इस प्रकार है, कि ए इंटू 1 बराबर ए, टेक ए बिलोंग्स टू आर की। तो तत्सम मिल गया आपको। तत्सम का मतलब क्या? आपको एक ऐसा अवयव चाहिए जो आपकी संक्रिया के लिए, जब आप वो संक्रिया करें, संक्रिया कौन है? गुणा। आपकी संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाई जाए तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो है आपके पास 1। गुणा की संक्रिया ये गुणात्मक ग्रुप ही तो प्रूफ करना है। गुणात्मक ग्रुप मतलब गुणा की संक्रिया, और गुणा की मतलब वो जो द्वितीय संक्रिया वलय की है उसका इस्तेमाल करना है। तो वलय की दूसरी संक्रिया के तत्सम कौन होता है? 1 होता है, जो दिया हुआ है। हो गया अपना काम। चौथा है प्रतिलोम। अच्छा याद करो, प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है? प्रतिलोम अवयव की परिभाषा, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा क्या होती है? प्रतिलोम अवयव की परिभाषा जो कहती है वो कहती है प्रत्येक ए के लिए, अगर ग्रुप है तो ग्रुप के प्रत्येक अवयव ए के लिए कोई दूसरा अवयव होना चाहिए। जब दोनों आपस में संक्रिया करे तो तत्सम बनाए, दोनों आपस में संक्रिया करे तो तत्सम बनाए। तो तत्सम यहाँ कौन है? 1 है, 1 बनाए। तो यहाँ तो हर जोड़ा 1 बनाएगा, क्योंकि ये तो सब एकक है। एकक कौन होते? एकक कौन होते? एकक वो होते जिनके लिए हर एलिमेंट के लिए एक जोड़ा उसी के पास है, उसी समुच्चय के पास है, जो आपस में संक्रिया करके 1 बना रहे। तो प्रत्येक ए का, देखो कारण स्पष्ट हो गया, प्रत्येक ए जो आप ए से लेंगे के लिए सच ए बी, एक बी एलिमेंट ए के पास हो, ए बी बराबर 1 और बी ए बराबर 1। और ऐसा क्यों हुआ वो कारण भी लिख देते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव एक का मतलब होता है प्रत्येक अवयव का एक जोड़ा है। तो हर अवयव जो ए के पास है उसका कोई ना कोई जोड़ा ए के पास है, जो आपस में संक्रिया करके 1 बनाएंगे, तो इसका प्रतिलोम हो गया, नहीं हो गया? तो एकक अवयव एक तरह का प्रतिलोम भी हो गया, तो हर किसी का प्रतिलोम हो गया। तो इसने चारों शर्तें पूरी कर दी, तो कह सकते हैं अतः ये जो है वो गुणन संक्रिया के लिए ये लीजिए, ये प्रूफ हो गया। तो अब इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई किंतु परंतु अगर आपको लगती हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और समझा दूंगा इसके बारे में। और वैसे बेसिकली मैंने इसकी सारी डिटेल्स आपको बता दी है, दोनों पार्ट में। पहले पार्ट में एक्सप्लेनेशन डाल दिया था, दूसरे पार्ट में मैंने डिटेल डाल दी। तो आप इसे चेक कर लें और बता दें मुझे कि आपको कहाँ तक समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा, कहीं समझ में आने में परेशानी तो नहीं है, मैं उसको दुरुस्त करवा दूँगा। बाकी धन्यवाद।